सभी छात्रों को एक बार फिर अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम किरण प्रकाश की में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि आखिर ये प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चल करके दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, इसमें एक शब्द आया हुआ है पारदर्शी माध्यम। तो ये पारदर्शी माध्यम क्या होता है? तो देखिए, ये वो माध्यम होते हैं जिसमें से होकर प्रकाश आरो पार जा सकता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे जल ले लीजिए, स्वच्छ जल होना चाहिए, गंदा संदा नहीं होना चाहिए। कांच ले लीजिए, वायु ले लीजिए और साथ ही साथ हीरे को ले लीजिए। ये सभी क्या है? पारदर्शी माध्यम है। इसमें से होकर प्रकाश आरो पार जा सकता है। ठीक है, अब आइए प्रकाश के अपवर्तन को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए दो माध्यम है, माध्यम एक और एक माध्यम दो है, ये दूसरा वाला माध्यम है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण इस माध्यम से चलकर इस माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, इस माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या हो गई? देखो, जाना इसको इधर चाहिए। ठीक है, लेकिन ये अपने वास्तविक मार्ग से कुछ भटक गई है। ठीक, अब आप जानते हैं ना, प्रकाश की किरण सदैव सीधे रेखा में गमन करती है, तो जाना इसको ऐसे चाहिए लेकिन ये थोड़ा सा झुक गई, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी एक लंब डाल दें, ठीक है, तो इस लंब को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक, अब ये जो पहले माध्यम से प्रकाश की किरण चली है तो इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और ये जो दूसरे माध्यम में प्रवेश की है इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है जिसको हम आई से लिखते हैं और इस कोण का कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक, अब दूसरे माध्यम में भी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है जिसको आर से लिखा जाता है और इस कोण को बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो आप लोग इसको बना लीजिए और अगर लिखना चाहते हैं तो एक बार फिर हम बोले दे रहे हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चल करके दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने वास्तविक मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, अर्थात भटक जाती है। तो प्रकाश के इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसको बढ़िया से बना करके लिख लीजिएगा। अब इसको हम नोट रब कर रहे हैं, नोट कर लिए हो। अब इस पर कुछ नोट पॉइंट समझेंगे। चलिए आइए कुछ नोट पॉइंट समझते हैं। अच्छा, नोट पॉइंट समझने से पहले कुछ हम आप लोगों को और बातें बता दें। देखिए, जो पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। ठीक है, ये अब जो पारदर्शी माध्यम तो बता ही चुके हैं, जैसे कांच होता है, जल होता है, वायु होती है, हीरा होता है। ठीक है, तो
कुछ सघन होते हैं, कुछ विरल होते हैं। अब सघन माध्यम कौन होते हैं, विरल माध्यम कौन होते हैं? देखिए, सघन माध्यम वे माध्यम होते हैं जो किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष उनके कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं, उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। ठीक। और विरल माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनके कण जो है वो दूसरे की तुलना में बिल्कुल दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। तो आइए इस सघन और विरल को एक तरीके से और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भाई साहब है, ठीक है, इनके सर में इतने ज़्यादा बाल हैं कि इनको कंघी करना भी बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इतने ज़्यादा इनके बाल क्या है, घने हैं। और इनकी तुलना में, इनके विपरीत एक और भाई साहब हैं, ठीक है, इनके सर में यहाँ वहाँ एक आध बाल है। ठीक है, गलती से वो भी उगा है। ठीक, तो हम बोलेंगे भैया इनकी तुलना में इनके बालों का माध्यम क्या है, सघन है। कैसा है, सघन है, क्योंकि इनके बाल बहुत पास पास है। ठीक है, और इनके लिए बोलेंगे कि भैया इनके तुलना में इनके बालों का माध्यम विरल है। क्यों विरल है, क्योंकि इनके बाल बहुत दूर दूर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सघन माध्यम और विरल माध्यम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम नोट पॉइंट लिखते हैं। अच्छा, एक बात और बताते हैं। जैसे वायु का है कि भैया हम सबसे सघन है। ठीक है, वायु का है कि हम सबसे सघन है, तो हम कहेंगे तुम बदतमीज हो, क्योंकि इनके भी बड़े बाप हैं। कौन, इनके बड़े बाप हैं जल। अब जल का है कि भैया हम जो है सबसे सघन है, तो इनको भी हम कहेंगे तुम बेवकूफ़ हो, तुम सघन नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भी बाप एक बैठे हैं जो कि कौन, कांच है। अब भैया, अब अगर ये कहें कि हम वायु और जल दोनों से सघन है, तो वो बात तो ठीक है कि हम मानते हैं कि ये सघन है। लेकिन अगर ये कहें कि हम सबसे सघन है, तो इनको भी हम कहेंगे तुम बदतमीज हो, बैठो उधर, क्योंकि तुम्हारे भी बाप हीरे अभी बैठे हैं। ठीक है, हीरा जो है वो सबसे सघन होता है। ठीक है, आप लोग प्रकाश के गुण में पढ़े भी हैं, हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, क्योंकि ये सबसे सघन होता है। बात समझ में आ गई ना? ठीक, इसको आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, सबसे सघन हीरा होता है, सबसे विरल वायु होती है। ठीक, अब आइए नोट पॉइंट लिखते हैं। नोट नंबर 1, ठीक है, देखिए नोट क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चल करके सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भैया विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, जबकि सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगी उसकी चाल स्लो हो जाएगी, जिससे वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, तो लिख लीजिएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम, कहाँ, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की
और झुक जाती है। ठीक है, ये इतना लोग आप लोग लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये दो माध्यम है, यहाँ पे हम ले लेते हैं ऊपर वायु, क्या ले लेते हैं वायु, और नीचे ले लेते हैं जल। तो भैया वायु जो है जल की तुलना में विरल है, ठीक है, इसको ये वायु है। अब मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इस माध्यम से चल के गई, तो ये जल में जैसे ही प्रवेश करेगी वो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा। ठीक है, तो वायु क्या है, विरल है, विरल माध्यम। ठीक, और ये मान लीजिए जल है, अब ये वायु की तुलना में कैसा है, सघन है, तो ये सघन माध्यम। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद अब दूसरा नोट पॉइंट समझते हैं। तो दूसरा नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। देखिए दूसरा पहले समझ लीजिए, यदि कोई प्रकाश की किरण, इसको आप लोग बना लीजिएगा, हम हट गए हैं। ठीक है, और वीडियो को पॉज किया करो, उसके बाद बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, चाहे बाद में बनाया करो चाहे साथ साथ बना लिया करो, ठीक, या लिख लिया करो। चलिए दूसरा नोट पॉइंट समझते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब अभिलंब से दूर क्यों हटती है, क्योंकि जब सघन माध्यम में रही उसकी चाल स्लो थी, जैसे ही विरल माध्यम में गई उसकी चाल तेज हो गई, इस वजह से वो अभिलंब से दूर चली जाती है। ठीक, तो इसमें लिख लीजिएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कहाँ, सघन, ये सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है या दूर चली जाती है। ठीक, अब इसका फिगर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ऊपर ले लें कांच का माध्यम, कैसा माध्यम, कांच है ऊपर, ठीक है, ये कांच है, ठीक है, और नीचे ले लेते हैं वही जल का माध्यम। अब देखिए जल जो है कांच की तुलना में क्या होता है, विरल होता है। ठीक है, ये क्या है, जल है। ठीक, अब जैसे ही ये प्रकाश की किरण इस माध्यम से चली तो ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे। ठीक है, कौन सा माध्यम है ऊपर वाला, ये है सघन माध्यम, सघन माध्यम। ठीक, क्योंकि कांच है, ये कांच जो है जल की तुलना में सघन होता है। ठीक, और ये जो है विरल माध्यम। तो इसको भी अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, इसको हम रब कर रहे हैं। ठीक है, अब अगली चीज हम समझेंगे अपवर्तन के नियम। ठीक है, जैसे आप लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़े थे, उसमें 2 नियम होते हैं। ठीक उसी प्रकार अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अब वो कौन कौन से नियम हैं उसको हम समझते हैं।
ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम ठीक है। अब अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, जैसे ये हम अभी आप लोगों को समझाए थे ना अपवर्तन, जैसे ये कोई प्रकाश की किरण है, आपतित किरण है, ठीक, आपतित ये आपतित किरण होती थी, और ये जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करी है ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, और ये क्या है? अभिलंब है, अभिलंब है। ठीक है, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और ये वाला जो कोण है अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, ठीक है। देखिए प्रथम नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या कह सकते हैं कि एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं। ठीक, ये होता है प्रथम नियम। और द्वितीय नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या। अब ज्या क्या होता है? जैसे आप लोग कक्षा 10 में त्रिकोणमिति पढ़े थे, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। तो साइन थीटा को हिंदी में बोलते हैं ज्या। क्या बोलते हैं? ये जो साइन होता है इसको हिंदी में बोलते हैं ज्या। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। क्या होता है? स्थिरांक होता है। इसको हम लिखे दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा नियम, प्रथम नियम लिख लीजिएगा, दूसरा नियम हम लिखे दे रहे हैं। किसी भी परावर्तन अपवर्तन घटना में, किसी भी अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या, जिसको आप कहेंगे साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, इसको बोलते हैं हम साइन आर, का अनुपात एक स्थिरांक होता है। का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ठीक है, ये इसका क्या है? दूसरा नियम। ठीक, तो आपतन कोण की ज्या का मतलब है साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब है साइन आर। ठीक है, साइन आर, इनका अनुपात क्या होता है? एक स्थिरांक होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये पहला माध्यम होता है और ये दूसरा माध्यम होता है। ठीक, अब इसी स्थिरांक को हम बोलते हैं 1 and 2। जहाँ पे ये 1 and 2 क्या होता है? जहाँ 1 and 2 यह होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए किस माध्यम का अपवर्तनांक हो रहा है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब प्रकाश की किरण किस माध्यम में विचलित हुई है? दूसरे माध्यम में। तो हम बोलेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, पहले माध्यम के
सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये बातें लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें एक शब्द आया है अपवर्तनांक। ठीक है, तो आइए ये आखिर अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो हेडिंग अगली बना लीजिएगा, अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, इसको हम रब कर देते हैं, फिर बताते हैं अपवर्तनांक के बारे में। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली राशि को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। दो पारदर्शी माध्यम है, उन दोनों पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चालों का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, ठीक है, उसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे माध्यम है, अभी आपको बता रहे थे माध्यम के बारे में कि जिससे सघन और विलय। तो जैसे हम पूछें आपसे, कहें कि जो जल है वो वायु से सघन है, राइट, लेकिन हम आपसे ये कहें कि भैया सघन तो है लेकिन कितना सघन है। ठीक है, तो ये कितना सघन है, 2 गुना 3 गुना, तो उसी को जो प्रदर्शित करती है वो कौन प्रदर्शित करता है, अपवर्तनांक प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी दो माध्यमों की तुलना करने के लिए होता है ये। ठीक, तो इसको लिख लीजिएगा कि इन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को बताने वाली राशि को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, तो इसको लिख लीजिएगा, फिर से बोले दे रहे हैं क्या लिखे हम। ठीक है, लिखिए, किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली राशि को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो n बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, मान लीजिए पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है v1, तो v1 बटे v2 हो जाएगा। अच्छा, जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो दोनों माध्यम की तुलना करने के लिए आता है। तो जो अब तुलना है वो दूसरे, मतलब कि एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष तुलना होगी ना। तो यहाँ पे हम n की जगह पे हो इतना समझो, जैसे जिसका अपवर्तनांक हमें दिया गया हो, ठीक है, तो उसको हम n के बाद लिखते हैं जिसका, और अपवर्तनांक जिसके सापेक्ष हो, ठीक है, उसको हम n के पहले लिखते हैं, जिसके सापेक्ष। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया हो या निकालना हो, ठीक है, उसको n के पहले लिखते, n के बाद में लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष निकालना हो उसको हम n के पहले लिखते हैं। ठीक, ये बात आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम है। जैसे हम कहें, इसको हम रब करते, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे हम कहें कि वायु के सापेक्ष
वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, किसका, जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, देखिए यन रहेगा। अब किसका अपवर्तनांक है, जल का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो जल वाले को हम इनके बाद लिखेंगे, तो जल को कैसे लिखते हैं, वाटर, वाटर होता नहीं लिखे, तो इसको हम W से लिखेंगे। ठीक, और किसके सापेक्ष है, तो जिसके सापेक्ष होता है उसको हम यन के पहले लिखते हैं, किसके सापेक्ष, वायु के, मतलब एयर के। इस चीज को हम इतना लिख के दिखाएंगे। और समझिए, जैसे मान लीजिए हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, तो हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखना है, तो भैया यन लिख दीजिए। अब किसका अपवर्तनांक है, हीरे का, तो हीरे को हम यन के बाद लिखेंगे, जिस इंग्लिश में हीरे को कहते हैं डायमंड, डी। और किसके सापेक्ष है, कांच के, तो W, कांच को हम क्या कहते हैं, ग्लास, जी। तो इसी चीज को हम GNW लिखेंगे, GND लिखेंगे। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये आप लोगों को न्यूमेरिकल में काम लगेगा। ठीक, तो अब इसको रब कर रहे हैं। अब अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, अपवर्तनांकों की तुलना। क्या, अपवर्तनांकों की तुलना। अच्छा, एक बात और बता दें, हम भूल गए थे बताना, जो अपवर्तन का द्वितीय नियम है उसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये साइन आई, यहाँ पे चाहे आप नोट को पॉइंट करके लिख लीजिएगा, भूल गए तो क्या करें। ठीक है, नोट पॉइंट आप करके लिख लीजिएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 और 2 को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इन्हीं अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है, और स्नेल यहीं पर हमें दिखे हैं, शायद आगे वो खत्म हो गए थे, इसलिए कहीं नहीं दिखे। ठीक, चलिए अब हम अगली हेडिंग के बारे में समझते हैं। अगली हेडिंग क्या रहेगी, अपवर्तनांकों में संबंध, अपवर्तनांकों में संबंध। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए ये दो माध्यम है, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण इस माध्यम से चल करके इस वाले माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्नेल का नियम लिखा है, ये आपका I होता है, ये आपका R होता है, तो यहाँ पे इस पोजीशन के लिए अगर स्नेल का नियम लगाए, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो क्या होगा, ये वही होगा ना, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 और 2। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हम अगर प्रकाश के मार्गों को उल्टा करते हैं, यदि प्रकाश के मार्ग को उल्टा कर दे तो क्या होगा, जो माध्यम 1 है वो माध्यम 2 बन जाएगा, और जो 2 है वो 1 बन जाएगा। साथ ही साथ जो आपतित किरण है वो अपवर्तित किरण बन जाएगी, और जो अपवर्तित किरण है वो आपतित किरण बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्नेल का नियम लगाएंगे, जब स्नेल के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्नेल का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, आपतन कोण की जगह हो जाएगा अपवर्तन कोण, मतलब R, और अपवर्तन कोण की जगह आपतन कोण हो जाएगा।
ठीक है। अब पहले माध्यम की जगह दूसरा माध्यम हो जाएगा, दूसरे माध्यम की जगह पहला माध्यम हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 को करा देंगे गुणा। समीकरण 1 गुणे 2 से, चलिए गुणा कराते हैं। देखिए साइन लेफ्ट को लेफ्ट से, साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा 1n2 इंटू 2n1। यहाँ समझिए, यहाँ से साइन 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 आई कट जाएगा, साइन आर से साइन आर कट जाएगा। ठीक है। कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1n2 बराबर सॉरी इंटू 2n1 बराबर 1। ठीक है, ये होता है। अच्छा, इसी चीज़ को हम 1n2 बराबर लिख सकते हैं 1/2n1। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर इससे संबंधित हम कुछ नोट पॉइंट समझेंगे, फिर इस पर एक सवाल लगाएंगे, फिर क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक, तो इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें। ठीक, अच्छा नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा नोट करके। ठीक है, आप जानते हैं कि 1n2 बराबर 1/2n1 होता है। जैसे कि हमारे पास दिया रहेगा n a ऐसे GND दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/d को पहले DNG कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट पॉइंट। और दूसरा नोट पॉइंट समझो, नोट पॉइंट इसी में, इसे ये दिया है GND दिया है, GND दिया है। ठीक है, तो जो पहले होगा, ठीक है, उसको हम क्या करते थे, नीचे करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नीचे करते हैं। तो ये हो जाएगा n तो रहेगा NG, और जो पहले रहता है उसको, मतलब बाद में रहता है उसको हम ऊपर रखते हैं NG, और एयर की हम सफेदता लगाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं, तो ये डी रहेगा। ठीक है, ओके। अब इस पर एक हम सवाल लेते हैं। ठीक, फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको हम रख कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि वायु के सापेक्ष, क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है। ठीक है, 4/3 व 3/2 है। तो जल के सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष कांच एवं तो जल के सापेक्ष कांच एवं, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। तो जल के सापेक्ष कांच एवं कांच के सापेक्ष
जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका अपवर्तनांक निकालते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हमें दिया है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक। अब देखिए आपको बताए थे कि जिसके सापेक्ष हो उसको पहले लिखिए, जिसका अपवर्तनांक दिया गया हो या निकालना उसको बाद में लिखिए। ठीक है, देखिए जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3, तो जल को हम वाटर बोलते हैं तो W बाद में लिखेंगे, वायु के सापेक्ष तो ए लिखेंगे पहले। ठीक है, 4/3 हो जाएगा, ये बन जाएगा ANW बराबर 4/3। और कांच का अपवर्तनांक दिया है तो ये हो जाएगा ANG। ठीक है, ये दिया 3/2। अब आपसे पूछा है जल के सापेक्ष कांच, जल के सापेक्ष है तो जिसके सापेक्ष है उसको पहले लिखिए WNG, ये निकाला है कांच, तथा कांच के सापेक्ष जल मतलब इसी का उल्टा GNW। ठीक है, ये दो चीज पूछा। अच्छा देखिए इसी चीज को हम आपको बता चुके हैं कि लिख सकते हैं NG/NW लिख सकते हैं, और साथ में एयर की सापेक्षता दे सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। ये देखिए ANG 3/2 है, बटे ANW 4/3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 गुणे उल्टा कर देंगे 3/4। ठीक है, तो ये मिल जाएगा WNG बराबर 3 त्रिका 9 और 2 चौके 8। WNG मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 9/8। अब हमें चाहिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, यानी GNW चाहिए। तो देखिए इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं WNG, GNW को 1/WNG लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा WNG की वैल्यू ये आ चुकी है 9/8, ऊपर ले जाएंगे तो GNW का मान आ जाएगा 8/9। ठीक है, ये अपवर्तनांक निकला है। और आपको ये भी बता दें कि अपवर्तनांक एक नियतांक होता है, इसकी कोई मात्रक और विमा नहीं होती है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।